नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान संपन्न। मतदाताओं में नजर आया जबरदस्त उत्साह। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शाम 5 बजे तक 70.87% हुआ मतदान। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग संपन्न। शाम 5 बजे तक 76% से अधिक हुआ मतदान। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर, मध्य प्रदेश की सीधी और हैदराबाद में किया रोड शो। कहा, कांग्रेस का नारा गरीब की जेब साफ और काम हाफ। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का राजस्थान में चुनाव प्रचार। कांग्रेस समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। भाजपा ने तेलंगाना में आगामी चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही हैं अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा, साल 2027 तक $5 लाख करोड़ की हो जाएगी भारत की जीडीपी। फिच रेटिंग्स ने भारत के औसत विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.2% किया। और आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 292 रन का लक्ष्य। इब्राहिम जदरान ने खेली शतकीय पारी। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हुई। राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुरा, कांकेर, केशकला, कोडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इन 10 सीटों पर 3 बजे तक मतदान हुआ। वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान हुआ। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। शाम 5 बजे तक 76.09% मतदान हुआ। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के निर्माण का जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने इसे बनाया है, भाजपा ही इसे संवारेगी। उन्होंने राज्य की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है,
कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग। और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपने भी पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए बच्चों से सट्टेबाजी करवाने का भी काम किया। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था। और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में भाजपा के सेवाकाल शुरू होने से पहले 10 साल जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा रहा है कि गरीब की जेब साफ और काम हाफ। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ। साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलितों और आदिवासियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे अधिक लाभ दलितों और आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा उन तक पहुंचाना ये उनकी विशेषता है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा
गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं। यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। और बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नई है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के कुचामन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने गहलोत सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि राज्य में इतने घोटाले हो रहे हैं कि जांच करने वाले भी परेशान हो चुके हैं। काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकलता। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के मकराना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल और केवल परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। जहां एक और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजनीति में लगी हुई हैं, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। एक कांग्रेस पार्टी जो है ये परिवारवादी पार्टी है। ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभ गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं। मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते हैं। होते हैं क्या? और इधर वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं होते हैं। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता स्वीकारती नहीं है। आप करिए अपने बेटे बेटी को लॉन्च। मोदी जी ने चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। और आइए अब आपको सीधा लिया चलते हैं तेलंगाना हैदराबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। बीसी विरोधी, एससी एसटी विरोधी सरकार है। इस 30 नवंबर को आप लोगों के पास तेलंगाना की बीसी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का बेहतरीन अवसर है। अब तेलंगाना में कमल ही कमल खिले, ये आपको सुनिश्चित करना है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना का गठन 3 मुद्दों पर हुआ था।
पानी, पैसा और रोजगार, निलु, निधुलु और नियामकालु, इन तीनों मुद्दों पर जन विरोधी सरकार ने तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा हुआ है। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में हमारे बीसी भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो आंदोलन में सबसे आगे थे। अलग राज्य के लिए हमारे कितने ही साथी शहीद हो गए थे, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद यहां ही सरकार ने सबसे बड़ा धोखा हमारे बीसी साथियों के साथ ही किया। यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेक्षा की। तेलंगाना में इतनी बड़ी ओबीसी, एससी, एसटी आबादी है, लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर बीआरएस ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने परिवार में ही लगा रहा। यहां तो बीआरएस की दो टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है। एक कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में तीन बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। परिवारवाद की मानसिकता से चलने वाली बीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी। साथियों, ये एनडीए है, बीजेपी है, जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। बीजेपी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हमें सेवा करने का मौका मिला, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। 1996 में जब आदिवासी नेता पीएस संगमा जी का नाम लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुना गया, तो अटल जी ने समर्थन का नेतृत्व किया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी ने पीएस संगमा जी के नाम का समर्थन किया। एनडीए ने ही जीएमसी बाल योगी जी को स्पीकर पद के लिए नामित किया था, जो देश के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष बने थे। जब बीजेपी को अवसर मिला
तो उसने दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। जब बीजेपी को मौका मिला तो उसने आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। और यही मैदान है जिसने आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि तो आप संबोधन सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब तेलंगाना में भी जो बदलाव है आना चाहिए और यहां भी कमल खिलना चाहिए, क्योंकि यहां जो सरकार है उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और साथ ही बीआरएस सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो इन्होंने इनके डीएनए में ना सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जो राजनीति करना है वो शामिल है, जिस वजह से जो विकास है वो नहीं हो पाया तेलंगाना का। लेकिन अब मौका है तेलंगाना की जनता के पास कि वो इस बदलाव को ला सकें और जिस तरीके से बाकी राज्यों में विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, उसी तर्ज पर तेलंगाना का विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा जो है वो ना सिर्फ दलितों, वंचितों, पीड़ितों बल्कि आदिवासी समुदाय जैसे जो है हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और वही प्रतिबद्धता अब तेलंगाना में भी देखने को मिलेगी अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आती है तो। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के बड़वाह में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां विकास होगा, महिला और किसान सशक्त होंगे। जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। भाजपा के अनुसार पार्टी ने 700 से अधिक सीटें अकेले जीती हैं, वहीं शिवसेना को 200 से अधिक सीटें मिली हैं। अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी सफलता मिली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनाव में निराशा हाथ लगी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन को दिया है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नामों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही भाजपा अब तक राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 4 सूचियों में से 100 नाम की घोषणा कर चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत यात्रा पर आए मलेशिया के विदेश मंत्री जोमरी अब्द कादिर से मुलाकात की। मलेशिया के विदेश मंत्री कल देर रात अपने पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। मलेशिया के विदेश मंत्री की इस यात्रा से भारत और मलेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और आपसी हितों के विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप के सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च की गई। इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग उपकरणों की एक बैटरी ने समुद्र तट के साथ इसके प्रक्षेप पथ की निगरानी की। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को लेकर बनाई गई नीतियों का ही असर है कि आज देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2027 तक भारत की GDP 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.4% और 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था 2024 से 2028 तक औसतन 6.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2022 में जहां वैश्विक विकास में भारत का योगदान बढ़कर 15% हो गया है, वहीं 2023 से 2028 के दौरान इसके 17% रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2021 में भारत का योगदान महज 10% था। ICC विश्व कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज 21 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम जदरान और रहमत शाह ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। रहमत शाह ने 30 रन की पारी खेली, वहीं इब्राहिम जदरान ने शतक लगाया। कप्तान शाहिदी ने 26 रन की पारी खेली, वहीं ओमरजाई ने 22 और मोहम्मद नबी ने 12 रन का योगदान दिया। अंतिम के ओवरों में राशिद खान और जदरान ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाने में सफल रही। इब्राहिम जदरान ने नाबाद 129 और राशिद खान ने 18 गेंद पर नाबाद 35 रन की पारी खेली। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।